विकास, नाउ दिस इज फर्स्ट क्लास पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स की। एंड रेगुलरली तो क्या होता है कि ये कोर्स पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो यस सर। इसमें थियरी ज़्यादा है नहीं। बस जो फर्स्ट सेशन है आज का इंट्रोडक्टरी, उसमें थोड़ी बहुत थियरी है जो मैं कवर करूँगा, लेकिन उसके बाद से पूरा जो भी है सारा काम प्रैक्टिकल होगा। तो आपके पास लिनक्स अपना सिस्टम सेटअप है? यस सर, सेटअप करना था। मतलब आपने उसको इंस्टॉल किया हुआ है, यूज़ करते हो? यस सर, इंस्टॉल किया हुआ है, यूज कर। ठीक है, ओके, गुड। तो आपने किस उसमें किया हुआ है? सो एज अ वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हो या कैसे? सर VMware यूज करता हूँ। VMware यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है, मतलब एज अ वर्चुअल मशीन डाला हुआ है, ओके। तो अब यस सर। जब प्रैक्टिकल सेशंस हम लोग करते हैं इसमें, तो उसमें से कुछ सेशंस में आपको कुछ और VMs भी डाउनलोड करके सेटअप करने पड़ेंगे अपने सिस्टम में। वो क्या है, कहाँ से डाउनलोड करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सारा। तो इन दैट केस, ठीक है, वो एक बस अपने सिस्टम में आप डाल लेना एज अ सेपरेट VM, एंड यस फिर सर। हम उन पे काम करेंगे। बिकॉज देखो, इसके प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो कोर्स है, इसमें हम काम करते हैं CTFs पे। CTFs यानी कि कैप्चर द फ्लैग जो होता है, उसमें होता ये है कि इट्स लाइक पजल या चैलेंज की तरह होता है कि आप उसको सॉल्व करोगे, हैक करोगे सिस्टम में, एंड फिर आपको उसमें एक कोई टेक्स्ट, एक पीस ऑफ टेक्स्ट होगा जो आपको ढूंढना है, जिसको फ्लैग कहते हैं। तो हम वो यूज़ करते हैं अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो सब करने से पहले, ओके जैसा कि सर। मैंने कहा था, ठीक है, थियरी है थोड़ी जो कवर करनी है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जो भी डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, मैं बता दूंगा कि क्या करना है, कब करना है। ठीक है, तो ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। सर मैं क्लास स्किप कर सकता हूँ? हाँ हाँ तरुण, यू कैन स्किप इट बिकॉज आपका तो हो चुका है ना ऑलरेडी इंट्रो। हाँ सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, एक प्रॉब्लम करने वाला था। हाँ। तो सर मैंने अपने एक नेटवर्क से अपना लैपटॉप भी कनेक्टेड है, पीसी भी कनेक्टेड है, और जो मशीन्स हैं वो भी स्टार्ट हैं। हम्म। तो उसमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी। आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अभी आइडेंटिफाई कैसे करना है वो चीज़ हमने क्लास में कवर ही नहीं की ना, हमने बात ही नहीं की अभी उस चीज़ की। जी सर। चलो सर, मैं आज की क्लास स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप कर सकते हो प्रैक्टिस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तो विकास, अच्छा आपको एथिकल हैकिंग का आपने किया हुआ है कोर्स इससे पहले? यस सर, मैंने CA किया हुआ है। आपकी आवाज़ बहुत ही क्या बोलते हैं, कट रही है, एक बार दोबारा बता सकते हो? सर मैंने किया हुआ है। किया हुआ, ओके। तो बेसिक जो उसके कंसेप्ट हैं, जो उसमें वहाँ पे टूल्स और टेक्निक्स यूज होती हैं, वो क्लियर है ना आपके? यस सर। ओके, गुड। बिकॉज वहाँ आपने जो चीज़ें देखी हैं उसमें से कई चीज़ें आपको इसमें आगे यूज़ करने को मिलेंगी। जैसे आपने स्कैनिंग पढ़ा था, तो स्कैनिंग का यहाँ पे अच्छा खासा काम रहता है जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। फिर आपने कुछ, अगर मान लो पासवर्ड क्रैकिंग देखी है, वहाँ पे पासवर्ड क्रैकिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करनी है तो वो भी हम यहाँ देखेंगे कि कैसे करते हैं और कहाँ उसका यूज़ आएगा। तो वहाँ जो आपने कंसेप्ट पढ़े थे, यहाँ हम उनको बेसिकली थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका अच्छे से देखेंगे। जस्ट एक मिनट दो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो अपन अपना प्रैक्टिकल फिर डिस्कशन भी स्टार्ट कर सकते हैं।
ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? यस सर। ओके, अच्छा एक चीज और, हिंदी में आप कंफर्टेबल हो ना, मतलब इफ वी कंटिन्यू द कोर्स इन हिंदी, उसमें कोई इशू तो नहीं है? सर कोई इशू नहीं सर, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, मतलब जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, तो कई सारे कंसेप्ट्स हैं, कई सारी चीजें हैं जो उसमें उसके अंडर आती हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की मैं बात करूं उससे पहले एक और टर्म है यहाँ पे, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। आपने इसका नाम सुना है? ये हेलो, विकास, आप फेमिलियर हो सर वल्नरेबिलिटी? हेलो, फैमिली हो, अच्छा। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है उसके बीच का डिफरेंस जानते हो? यस सर। क्या होता है? सर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हम्म, हम वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं उस करते हैं, और अच्छा, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में? वल्नरेबिलिटी आउट करते हैं। पेनिट्रेशन में सर हम उसको करते हैं, उसको, जो वल्नरेबिलिटी हम फाइंड। हम्म, जो फाइंड करते हैं उसको? यार आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू लग रहा है मेरे को, क्योंकि बिल्कुल बीच में कंप्लीट कट ऑफ हो जाती है आपकी आवाज। हेलो सर, अभी क्लियर है मेरी आवाज? हाँ, अभी थोड़ी बेटर आ रही है पहले से। कह रहे अच्छा, थे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हम वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं नेटवर्क हम्म, की, और ओके, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में उसी जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड की है हम्म, उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट्स, नोड्स। राइट। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो हम कर रहे होते हैं उसमें हम कोई एक्टिव एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते, उसमें बस हम देखते हैं कि क्या वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, ये चीज होती है उसमें। एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हमारा गोल होता है कि यस हम ये टेस्ट करें कि किसी भी नेटवर्क में या किसी सिस्टम में हम कितनी डीपली घुस सकते हैं, कितने, किस हद तक उसको हम पेनिट्रेट कर सकते हैं उस सिस्टम को। इसलिए इसका नाम पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। तो इसमें जो भी वल्नरेबिलिटीज आपको मिलती हैं, जो भी आपको दिखता है कि हाँ ये एक अटैक वेक्टर है या इस तरह से मैं इस सिस्टम को या इस नेटवर्क को हैक कर सकता हूँ, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे। आपको जो भी लगेगा कि हाँ ये तरीका है, ये मैं यूज करके हैक कर सकता हूँ सिस्टम में, आप वो यूज करोगे, हैक करोगे सिस्टम में।
एंड सिर्फ ये नहीं देखोगे कि क्या वल्नरेबिलिटीज इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आप कुछ एक्टिवली हैक नहीं करते, वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ऐसा नहीं है। तो एक तरह से आप कह सकते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज़्यादा इन डेप्थ प्रोसेस होता यस सर। है ना, क्योंकि इसमें आप एक्सप्लॉइटेशन भी कर रहे हो, फिर एक्सप्लॉइटेशन के बाद आप देख रहे हो कि ठीक है, एक बार सिस्टम एक्सेस कर लिया उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अभी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के इसके बाद हम स्टेप्स और जो फेजेस आप उनको कह सकते हो वो भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले लेकिन मैं ये थोड़ा बताना चाहता था कि इसमें डिफरेंस जो है ये क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है। फिर एक तीसरी चीज यहाँ पे मेंशन की है, सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिटिंग। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कंपनीज जो हैं, वहाँ हर जगह क्या होता है, उनकी अपनी एक सिक्योरिटी पॉलिसी होती है जो वो लोग, या सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं जो वो लोग बनाते हैं। कंपनी का डेटा, कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उनको सिक्योर रखने के लिए। तो अगर आप सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिटिंग कर रहे हो तो आप बेसिकली ये देख रहे हो कि जो पॉलिसीज हैं क्या वो ढंग से इम्प्लीमेंट हुई हैं, या उनमें कुछ कमियां हैं तो उनको कैसे पूरा किया जाए, या फिर अगर पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है तो चेंज किए जाए। इस तरह की चीज़ आप देखते हो जब आप सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिटिंग करते हो। तो ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या पेनिट्रेशन टेस्टिंग से एक थोड़ा अलग ही हो जाता है एकदम। तो इन दोनों के जैसा नहीं है, एकदम अलग उस पर चलता है। यस सर। ओके, देन यहाँ लिखा है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल जो है कि पेनिट्रेशन टेस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। तो इसका क्या मीनिंग है कि जो एक्सटर्नल टेस्टिंग है, ठीक है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम टेस्ट कर रहे हैं कि रिमोटली अगर एक अटैकर किसी नेटवर्क को या किसी कंपनी को टारगेट कर रहा है तो वो तो क्या है कि उसको उस कंपनी के इंटरनल नेटवर्क का तो एक्सेस है नहीं, वो तो बाहर से कहीं से एक्सेस कर रहा है रिमोटली। तो इस तरह की सिचुएशन को जब हम सिमुलेट करना चाहते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट में, तो उसको एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्ट कहते हैं। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि हम नेटवर्क के एकदम ही बाहर हैं। जो इंटरनल नेटवर्क है हम उसके अंदर नहीं है, हम एकदम ही बाहर हैं, और बाहर से कहीं से रिमोटली हम टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे इस नेटवर्क में हैक किया जा सकता है। और जो इंटरनल टेस्टिंग होती है, इंटरनल मतलब हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोकल नेटवर्क में हैं, उनका जो इंटरनल कंपनी नेटवर्क है उस नेटवर्क का हम पार्ट हैं, एंड तब हम टेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ें। तो ये होती है इंटरनल टेस्टिंग। और इंटरनल टेस्टिंग भी ज़रूरी है बिकॉज आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप ये भी देखना चाहते हो कि अगर कोई इनसाइडर अटैक होता है, मतलब कंपनी का ही अगर कोई एम्प्लॉय है वही अटैक कर रहा है, तो किस तरह से वो चीज़ कर सकता है, किस तरह से अटैक कर सकता है, उसके पास क्या तरीके हैं आपके नेटवर्क को पेनिट्रेट करने के, आपके कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, जो एसेट्स हैं, उनको किस तरह से वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ अगर आप सिमुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पे फिर आप जो टेस्ट करोगे उसमें जो पेनिट्रेशन टेस्टर है, मतलब आप एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर इंटरनल नेटवर्क पे ही होंगे। तो आपको इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस होगा, वहाँ से आप चेक कर रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं कैसे इन सिस्टम्स को हैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है कि ये जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी ऑडिटिंग, इनमें डिफरेंस क्या है, एंड इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या है, ये सब क्लियर है? यस सर। यस, ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग की हम बात करते हैं तो इसका भी प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी है, प्रॉपर स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं टेस्टिंग करने के लिए। सेम जैसे एथिकल हैकिंग में भी हम यही चीज़ करते हैं, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी हम वही चीज़ करेंगे। एंड इन स्टेप्स को हम क्या है, फेजेस कहते हैं, फेजेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग या स्टेप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहो तो यू कैन जस्ट कॉल इट स्टेप्स। तो आप जब भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे आप इस
ये स्टेप्स माइंड में रख के ही करोगे, कि कुछ भी रैंडमली अगर हम करने लग गए फिर तो होगा ही नहीं कुछ। तो इसलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी हम ये स्टेप्स फॉलो करके ही करते हैं काम। ओके, तो जो पहला फेज है, जो पहला स्टेप है जो हम करते हैं, उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टारगेट है उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है वो आप इकट्ठी करने की कोशिश करते हो, कि जो भी इंफॉर्मेशन मिले सारी मैं अपने पास नोट करके रख लूँ ताकि बाद में काम आ सके। अभी यहाँ पे आप ये नहीं देखोगे कि हाँ क्या इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है या क्या। अगर इंफॉर्मेशन है अवेलेबल उसको आप रख लो अपने पास, बाद में हो सकता है आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ ना करो, बट यहाँ आप वो नहीं देख रहे, यू आर सिंपली कलेक्टिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन। देन द नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रिकॉन्सेंस। अब यहाँ पे क्या हम थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, तो कई तरह के स्कैन्स वगैरह रन करते हैं, पोर्ट स्कैन्स, वल्नरेबिलिटी स्कैन्स, ताकि टेक्निकल डिटेल्स जो है वो हम उन पे फोकस कर पाए थोड़ी ज़्यादा, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन रहे। एंड फिर उसके बेसिस पे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम उस सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं, कैसे उसको हैक कर सकते हैं, आगे क्या किया जा सकता है उस सिस्टम में, वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। Okay. ओके, फिर आता है थर्ड फेज विच इज नोन एज एक्सेस और एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो एक्सेस और एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि अब यहाँ तक हमने क्या कर लिया कि इंफॉर्मेशन गैदर करी, रिकॉनेसेंस कर किया, ठीक है, टेक्निकल डिटेल्स लिए अपने टारगेट के, वल्नरेबिलिटीज कितनी हैं वो सब देखा, उसमें कितने अटैक वेक्टर्स हैं वो देखे, एंड अब फाइनली उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम टारगेट को हैक कर रहे हैं। एंड जब आप टारगेट को हैक कर रहे हो तो क्या होगा, आपके पास एक्सेस होगा टारगेट सिस्टम का या टारगेट नेटवर्क का, तो अब मतलब आप टारगेट के अंदर घुस चुके हो, आपने जितनी इंफॉर्मेशन ली, जो भी किया, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको अब पता चल गया कि कैसे हैक करना है ना, आप हैक करके अपने टारगेट के अंदर घुस चुके हो इस फेज में। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि चलो हैक तो कर लिया, घुस तो गए टारगेट में, लेकिन अब क्या करना है। ठीक है, हैक करके सिंपली ये तो नहीं कि हो गया काम खत्म, है ना। टारगेट में एक बार जब किया उसको एक्सेस, तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ आपका पर्पस रहा होगा जिस वजह से आपने हैक किया, तो अब Yes. ये दिमाग में रख के फिर आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं कि जैसे मान लो आपको कोई डेटा चाहिए था, आपने कुछ डेटा डाउनलोड कर लिया वहाँ से, या आपको वहाँ पे कोई बैकडोर इंस्टॉल करना था तो आपने वो अपलोड कर दिया अपनी तरफ से। फिर आपने देखा कि मुझे अपने ट्रैक्स इरेज करने हैं, तो वो भी आपने यहाँ किया, ठीक है, लॉग फाइल्स डिलीट कर दी। तो इस तरह की चीज़ें आप करते हो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। Okay. उसके बाद आता है आपका रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग जो है, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर क्या होगा, देखो आपका जो क्लाइंट है वो कहेगा कि हाँ ओके, आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा अपने सिस्टम्स टेस्ट करने के लिए, बोलेगा ओके ये टेस्ट परफॉर्म करो, लेकिन जब आप टेस्ट कर रहे हो तब कोई पूरा टाइम वो आपके साथ तो रहेगा नहीं, उसको तो Yes. पता है नहीं आपने क्या स्टेप्स लिए, क्या किया क्या नहीं किया। तो उसको तो सिर्फ एंड में आपसे एक ही चीज़ चाहिए जो कि होगी रिपोर्ट। तो इसलिए आफ्टर यू परफॉर्म द पेनिट्रेशन टेस्ट, पूरा जब आपका हो जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी से एक रिपोर्ट लिखो एंड उसको ढंग से प्रेजेंट करो अपने क्लाइंट को, क्योंकि जो भी रिपोर्ट में होगा क्लाइंट को उतना ही पता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। उसको उतनी डिटेल्स पता है जितने आप रिपोर्ट में डालोगे, उसको उतना ही समझ आएगा जितना कि रिपोर्ट में होगा। बस बाकी जो भी आपने पूरा प्रोसेस किया अभी तक, उसको क्लाइंट को नहीं पता कि भी क्या चल रहा है या कैसे हो रहा है ये। इसलिए एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। Yes. एंड रिपोर्टिंग के बाद थोड़े कुछ फाइनल और टास्क्स होते हैं,
जो जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब मैं करूंगा डिस्कस वो चीज़। ओके, तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू था कि फेजेस जो होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के वो क्या होते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, अब थोड़ा फेजेस जो है थोड़ा सा उनको इंडिविजुअली भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग जब हम बात करते हैं तो किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो क्लाइंट है उसके बारे में आप जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो लो। कौन है क्लाइंट, किस तरह के बिजनेस में है, कंपनी किस तरह की है, कहाँ लोकेटेड है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कौन कौन काम कर रहा है वहाँ पे। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। तो जितनी इंफॉर्मेशन मिले, जहाँ से मिले, ऑनलाइन सोशल मीडिया से या किसी आर्टिकल में से मिल जाए, गूगल सर्च करो, जितना कुछ मिलता है सब उसको नोट डाउन करो। उनकी जो वेबसाइट है तो वेबसाइट पे जाके आप देखो कि क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उन्होंने वेबसाइट पे किस तरह की इन्फॉर्मेशन रखी है अपने बारे में, एंड उसको उसमें से आप किस क्या क्या ले सकते हो। बिकॉज इवन जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट अगर कर रहे हो, उनके कंपनी को या उनके नेटवर्क को अगर टारगेट कर रहे हो, तो उनकी वेबसाइट भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है उनको नेटवर्क को पेनिट्रेट करने का। बिकॉज अगर उनकी वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटी है तो उसके थ्रू भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। इसलिए वेबसाइट को टारगेट करना भी एक अच्छा तरीका होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि वेबसाइट स्कैनर्स यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट के में आइडेंटिफाई करो कि उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, किस क्या सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, एक्सप्लॉयटेबल है या नहीं, इस तरह की चीज़ें आप। अच्छा, एक्सप्लॉयटेबल है या नहीं ये तो चलो बाद में देखेंगे, बट एटलीस्ट हम यहाँ पे इतना तो देखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, किस तरह से वेबसाइट बनी हुई है, क्या है क्या नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है, सोशल इंजीनियरिंग। इससे फेमिलियर हो सोशल इंजीनियरिंग से? सर ज्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, लेकिन पता है कि क्या होता है? ये सब पता है। क्या होता है? सर सोशल इंजीनियरिंग एक्चुअली में हम आ, जो हमारे विक्टिम होते हैं सर, हम उनसे ही उनके पासवर्ड या उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक्स, सम फिशिंग साइट्स, ऐसे करते कुछ। फिशिंग साइट्स, देखो फिशिंग साइट्स भी ज़रूरी नहीं है। फिशिंग तो चलो यार एक टेक्निक आप है जो आप हो सकता है यूज़ करो, हो सकता है ना यूज़ करो अपने प्रोसेस में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप फिशिंग यूज़ करोगे, है ना। सोशल इंजीनियरिंग का अगर बेसिक सिंपल अगर हम मीनिंग देखना चाहें तो यही है कि किसी को मैनिपुलेट करना ताकि वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जो कि उसे नहीं देनी चाहिए। आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो किसी तरह से वो आपको दे दे। अब हो सकता है उसमें आप फिशिंग यूज़ करो, ठीक है, दैट्स अ वेरी वैलिड अटैक कि आप फिशिंग यूज़ कर रहे हो सकता है आप उसमें आपको कोई वेबसाइट या कुछ टेक्निकल यूज़ ही ना करना पड़े, आपने सिंपली एक फ़ोन किया उस बंदे को एंड आपने उसको कुछ झूठ बोला कि ठीक है मैं as आपकी कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, इस तरह का कुछ भी झूठ जो उसको कन्विंसिंग लगे, एंड उस तरह से आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लो कि मैं आईटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट जो है उसमें कुछ दिक्कत है, मुझे क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे एक बार आपके अकाउंट के। इस तरह से मतलब वो तो डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन को देख रहे हो, बट कुछ ना कुछ इस तरह से आप झूठ बोल के अगर निकाल लो, यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है फिशिंग साइट की, यस सर। है ना। तो सोशल इंजीनियरिंग में काफ़ी कुछ आता है, काफ़ी टेक्निक्स वगैरह होती हैं जो आपके लिए काम करे आप यूज़ करो। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में एक चीज़ हम ध्यान रखनी होती है कि नॉर्मली जो बाकी टेक्निक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने नेट से कलेक्ट की इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे जाके देखा कि एम्प्लॉयज़ ने क्या लिखा हुआ है या कंपनी ने अपने पेज वगैरह पे क्या लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तो क्या है कि पैसिव हो गई। ठीक है, ये सारा पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज सोशल इंजीनियरिंग में आप ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहे हो जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, और आप कुछ ना कुछ करके अपने टारगेट से इंटरेक्ट कर रहे हो, भले ही वाया फोन कॉल, वाया ईमेल, जैसे भी है आपका इंटरेक्शन हो रहा है डायरेक्टली, तो ये एक्टिव उसमें चला जाता है ना। पासिव और एक्टिव दो दो तरह की होती है ये चीज, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। पासिव में वो है कि जो आप पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है या जिसमें आपका डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है टारगेट से, उस तरह की इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। एक्टिव में मतलब डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी भी तरह से, बट डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन हो रहा है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। तो ये जो डिफरेंस है ये ध्यान रखना है, बिकॉज एक्टिव में तो क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि वो लोग ट्रेस नहीं कर पाए कि मैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। पैसिव में ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना, बिकॉज पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है जो हर कोई एक्सेस कर सकता है, तो वो एक्सेस करने में तो कोई इशू है नहीं। तो ये कुछ मतलब कंसिडरेशंस हैं जो हमें मतलब ध्यान में रखनी पड़ती हैं ताकि दिक्कत ना हो। बिकॉज इवन पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास क्लाइंट की परमिशन है, लेकिन जब आप पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हो, बाकी जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, उनको नहीं पता होता है इस बारे में कि पेनिट्रेशन टेस्ट चल रहा है। यूजली सिर्फ कुछ लोगों को, जैसे हो सकता है सिक्योरिटी टीम को पता हो और कुछ एग्जीक्यूटिव्स को पता हो, बट यूजली तो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी टीम्स को भी नहीं बताया जाता, ताकि ये टेस्ट हो सके कि वो लोग कितने रिस्पॉन्सिव हैं इस सिचुएशन में। तो एज एन क्योंकि एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर अगर हमें हैक करना है, हमें सोचना है कि एज एन अटैकर, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर ही नहीं सोचना, बट एज अ प्रॉपर अटैकर सोचना है कि मैं क्या मेजर्स यूज कर सकता हूँ। क्योंकि एक्चुअल जो अटैकर होगा वो सारी चीजें यूज करेगा जो भी उसको अवेलेबल है, तो एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर भी आपको वैसे ही सोचना है। फिर जो मैंने नेक्स्ट फेज मेंशन किया था, रिकॉनेसेंस, नेक्स्ट आपका वो फेज आता है। अच्छा, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, मैं भी आता हूँ जस्ट 2 मिनट में, एंड आई कंटिन्यू।
ओके, विकास आ रही है ना आवाज आपको? यस सर। तो जो नेक्स्ट है वो होता है रिकॉन्सेंस। इसमें अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जो इंफॉर्मेशन ली, जो भी हमें पता है, उसके बेसिस पे हम कुछ और इन डेप्थ तक जाते हैं थोड़ा, एंड इसमें हम थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं। तो अलग अलग तरह के स्कैन्स रन करेंगे, जैसे पोर्ट स्कैन्स या वल्नरेबिलिटी स्कैन्स रन करके देखेंगे इसमें, ताकि जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो हमें अच्छे से मिल पाए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सर्विस डिस्कवरी एंड आइडेंटिफिकेशन, तो आप ये पता करने की कोशिश कर रहे हो कि आपका जो टारगेट है उस पर कितनी सर्विसेज चल रही हैं, क्या सर्विसेज चल रही हैं, उनका वर्जन कौन सा है। देन आप देखोगे कि जो भी सर्विस है क्या उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं, वल्नरेबिलिटी स्कैन्स रन करके देखोगे। तो अगर जैसे भी है, जो भी वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, जो भी है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर इन्यूमरेशन एक टर्म है जो यहाँ मेंशन हुई है। इन्यूमरेशन का मतलब जानते हो? सर इनोमरेशन सेम ही है रिकॉनेंस की जैसा ही, बस उसमें भी थोड़ा और हम इन डेप्थ करते हैं स्कैनिंग। इन्यूमरेशन एक कोई एकदम ही अलग चीज नहीं है। इन्यूमरेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, आप कोई चीज लिस्ट कर रहे हो। आप तो अगर मैं इन्यूमरेट कर रहा हूँ कि कितनी सर्विसेज रन कर रही हैं, तो मैं स्कैन रन कर रहा हूँ उसके लिए, एंड उस चीज़ की मैं लिस्ट बना के उस चीज़ को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। या मान लो मैं ये इन्यूमरेट कर रहा हूँ कि सामने वाला जो सिस्टम है उस पर कितने यूजर्स हैं, या फिर अगर मेरे पास कोई वेबसाइट है तो मैं उसमें इन्यूमरेट कर रहा हूँ कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं, या फिर मैं देख रहा हूँ कि उसमें कितने सब डोमेन्स हैं। तो ये सब भी आता है, मतलब इस सब तरह की चीज़ को हम इन्यूमरेशन कहते हैं, एंड ये भी मतलब स्कैनिंग का ही पार्ट इसको कह सकते हो। एकदम कोई सेपरेट कंसेप्ट नहीं है ये। ठीक है, चलो आपको आइडिया है इस चीज़ का, गुड। एंड ओके, फिर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की मैंने बात की कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हम करते हैं, पता लगाते हैं कि टारगेट में कितनी वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और ज़रूरी नहीं है लेकिन कि वल्नरेबिलिटी स्कैन में आपको सब कुछ मिले, ठीक है, तो मैन्युअली भी अब कई चीज़ें हैं जो टेस्ट करके देखनी पड़ती हैं। तो ये भी मतलब हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे कि सब कुछ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में ज़रूरी नहीं है कि पता चले। जैसे मान लो कोई FTP सर्वर है, अब हो सकता है उसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके लॉगिन डिटेल्स उन्होंने वहाँ बैनर में ही दिए हो सकता है आपका वल्नरेबिलिटी स्कैनर उस चीज़ को कैच ही ना करे। ये चीज़ लेकिन कब क्लियर होगी कि इसमें क्या है, जब आप मैन्युअली उसको टेस्ट करोगे, जब खुद आप कनेक्ट करके देखोगे उस सर्विस पे, उस सर्वर से जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ तो ये सिचुएशन है। स्कैनर हो सकता है वो पिक करे ही ना उस चीज़ को। तो मतलब ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सी सिचुएशन है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपका स्कैनर काफ़ी नहीं होता एंड आपको खुद टेस्ट करके देखना पड़ता है कि क्या है। लेकिन फिर भी वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हमारा काम जो है काफ़ी आसान कर देते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं, जो अदरवाइज मैन्युअली अगर आप ढूंढने जाओ तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है उस चीज़ में। ओके, तो ये काम होता है रिकॉनेसेंस में, या जो सेकंड फेज जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ इन्होंने टूल्स मेंशन किए हैं इसके, तो टूल्स क्या है वो भी देखते हैं। पोर्ट स्कैनिंग जो होता है, जिसमें आप ये चेक कर रहे हो कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, उसमें आपका यूज होता है एनमैप, जो मेन टूल होता है पोर्ट स्कैनिंग में। एनमैप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स जो आप देखोगे इस कोर्स में। एंड फिर आता है एचपिंग 3। एचपिंग 3 भी अच्छा है, बट ऑफ कोर्स एनमैप वाली फंक्शनैलिटी नहीं है उसमें। तो एचपिंग 3 आप आई थिंक रेयरली कभी आप यूज करोगे, बिकॉज जो भी आपको चाहिए एनमैप प्रोवाइड करता है ऑलरेडी। यस सर।
ठीक है, फिर नेटकैट या इन्होंने मेंशन किया है, बट नेटकैट को मैं पोर्ट स्कैनिंग टूल तो नहीं कंसिडर करूंगा। नेटकैट यूज किया आपने कभी? इससे नेटकैट यूज नहीं किया कभी। अच्छा, एनमैप ही ज्यादा कर यूज किया था। ओके। स्कैनिंग के लिए तो देखो एनमैप यूज होगा, नेटकैट स्पोर्ट्स स्कैनिंग में आता ही नहीं है। देखो स्पोर्ट्स स्कैनिंग के लिए आप नेटकैट कभी यूज करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखो नेटकैट का पर्पस क्या है कि कोई अगर मान लो ओपन पोर्ट है, कोई सर्विस रन कर रही है, तो नेटकैट से आप क्या करोगे कि उस सर्विस पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने सिस्टम पे आपको अगर कोई कनेक्शन लेना है तो उसके लिए आप पोर्ट ओपन कर सकते हो एंड कनेक्शन के लिए वेट कर सकते हो नेटकैट से। बट पोर्ट स्कैनिंग करने जाओगे तो मतलब उसमें ये है कि या फिर आप इंडिविजुअली एक एक पोर्ट कनेक्ट करके देख रहे हो नेटकैट से, वो तो जो है मतलब नहीं करोगे आप। जब ऑलरेडी एनमैप है आपके पास तो नेटकैट से क्यों टाइम वेस्ट करो एक एक पोर्ट पे। फिर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, अच्छा जो डेडिकेटेड स्कैनर्स हैं सिर्फ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए, हालांकि एनमैप में भी है इनबिल्ट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, और सिर्फ है ना, काफ़ी अच्छा है वो। कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं सिर्फ तो लेकिन जो भी डेडिकेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हैं वो कुछ सर्टेन सिचुएशंस हैं जिनमें ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे ओपन वास है जो कि ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। फिर नेसेस है, नेसेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, बट उसका एक मेन चीज़ ये है कि अगर आपको प्रॉपरली यूज़ करना है तो आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। फ्री जो है उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस आती हैं। फिर है यहाँ पे इन्होंने मेटास्प्लॉइट का नाम दिया हुआ है। मेटास्प्लॉइट यूज़ किया आप कभी? मेटास्प्लॉइट टूल जो है, जिससे मेटास्प्लॉइट का यूज किया था सीएच अच्छा में। सी में यूज़ किया था ना। इंट्रोडक्शन हुआ था सर मेटास्प्लॉइट का। हाँ, तो मेटास्प्लॉइट जो है उसमें कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली उसमें आपके स्कैनर्स भी हैं। मेटास्प्लॉइट में एक्चुअली क्या है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स मतलब हर मॉड्यूल की अलग फंक्शनैलिटी है। तो उसमें आपके स्कैनर्स भी हैं जो पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटीज़ के लिए टेस्ट करते हैं, उसमें एक्सप्लॉइट्स भी हैं किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं मेटास्प्लॉइट में, मतलब एक कंप्लीट पैकेज आप उसको कह सकते हो। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब आप कर रहे हो, मेटास्प्लॉइट इज समथिंग जो आपके काफ़ी काम आएगा। इट्स अ वेरी यूजफुल टूल बिकॉज काफ़ी चीज़ें क्या है वो ऑटोमेट कर देता है। तो बहुत सी चीज़ें जो अगर आपको मैन्युअली करनी पड़ती हैं अलग से, वो मेटास्प्लॉइट अपने आप करके देता है। तो मेटास्प्लॉइट को भी एज अ वेरी यूजफुल टूल माना जाता है। हम भी मेटास्प्लॉइट यूज़ करेंगे कुछ चीज़ों के लिए, पर इस कोर्स में बहुत ज़्यादा हेविली मेटास्प्लॉइट पर रिलाई हम नहीं करने वाले, बिकॉज अगर हम सब कुछ मेटास्प्लॉइट से ही कर लेंगे तो अपने स्किल्स कैसे बिल्डअप होंगे, यस सर। है ना। तो मेटास्प्लॉइट एक एक्चुअल पेनिट्रेशन टेस्ट में आप यूज़ डेफिनेटली करो, इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। पर अभी प्रैक्टिस के लिए सीटीएस वगैरह में तो यूजली मेटास्प्लॉइट कहीं आ, उतना यूज़ नहीं होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, एक मशीन के लिए मैं यूज़ करूँगा मेटास्प्लॉइट एंड मे बी एक दो और वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, बट उसके बाद वील कम्प्लीटली अवॉइड मेटास्प्लॉइट एंड सारा हम लोग मैन्युअली करेंगे। अच्छा, मेटास्प्लॉइट प्लस आर्मिटेज, आर्मिटेज सिंपली उसका एक जीयूआई काउंटर पार्ट है, जो कह सकते हो कि मेटास्प्लॉइट बाय डिफॉल्ट क्या है, पूरा कमांड लाइन में ही चलता है। तो हालांकि कमांड लाइन इज गुड इनफ, बट अगर आप जीयूआई प्रेफर कर रहे हो तो आर्मिटेज करके आता है टूल। फिर वेब स्कैनर्स का यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्कैनर स्पेसिफिकली वेबसाइट्स के लिए हैं, जैसे आपका निक्टो हो गया, आपका WP स्कैन है, यूनी स्कैन है, ये सारे इस तरह के स्कैनर जो हैं ये सिर्फ वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस के लिए काम करेंगे। बाकी तरह की चीज़ें आप इनसे नहीं चेक कर सकते। तो अगर आपका टारगेट है वेबसाइट, डेफिनेटली ये टूल्स बहुत मदद करेंगे, बिकॉज ये कॉन्फ़िगर्ड ही उस हिसाब से होते हैं कि ये वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के बता सकें।
फिर आपका है बैनर ग्रैबिंग। तो बैनर ग्रैबिंग सिंपली आप किसी सर्विस का या किसी सर्वर का बैनर ग्रैब कर रहे हो, देख रहे हो क्या सर्विस है, क्या टेक्नोलॉजी है उसके पीछे। एंड यूजली तो ये आपका स्कैनर मतलब स्कैनिंग में ही हो जाता है कवर, अलग से इसको नहीं करना पड़ता। पोर्ट चेकिंग, सिंपली पोर्ट स्कैनिंग में आ गया वो। उसके बाद क्या होगा कि एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, एक बार पता चल गया कि हाँ क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या सर्विसेज रनिंग है, क्या चीज़ है, तो आपको इस पॉइंट पे एक आइडिया है कि मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ अपने टारगेट को हैक करने के लिए। एंड आफ्टर दैट जो थर्ड फेज है एक्सेस या एक्सप्लॉइटेशन, इसमें आप एक्चुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हो जो भी वल्नरेबिलिटी मिली है या जो भी आपको टेक्निक मिली है उसको यूज़ कर रहे हो सामने वाले सिस्टम में घुसने के लिए। तो यहाँ पे कई तरह की चीज़ें मेंशन है, जैसे कि रिमोट अटैक। सर रिमोट अटैक मतलब सिंपली ये हो गया कि आप रिमोटली जो है अटैक कर रहे हो किसी चीज़ को। जैसे मतलब जो हमने कंसिडर किया ना सिचुएशन एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्ट की, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिमोटली अटैक कर रहा है जो भी अटैकर है, या इन दिस केस अगर पेनिट्रेशन टेस्टर है तो वो अटैक्स रिमोटली कर रहा है। देन क्लाइंट साइड अटैक है, तो क्लाइंट साइड मतलब अगर कोई एप्लीकेशन है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक क्लाइंट साइड जो आपको विजिबल है एज ए यूज़र, और एक सर्वर साइड जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है। जो जहाँ सर्वर है उनका जो कोड है वो पूरा सर्वर साइड हो गया एप्लीकेशन का। तो अगर आप क्लाइंट साइड में किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो एंड उसके थ्रू आप अटैक कर रहे हो तो होता है क्लाइंट साइड अटैक। फिर ब्लाइंड साइड, अच्छा ब्लाइंड साइड अटैक तो बेसिकली कुछ नहीं होता, इन्होंने ऐसे ही एक कोई पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी लेके डाल दिया उसको यहाँ पे। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग को आई वोंट से कि इट्स एन अटैक, सोशल इंजीनियरिंग इज मोर ऑफ अ टर्म जो डिस्क्राइब करती है एक टेक्निक, अटैक टेक्निक। तो सोशल इंजीनियरिंग आई वोंट से कि इट्स अ कंप्लीट अटैक। देन यू हैव योर फजिंग अटैक और डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा फजिंग अटैक सुना है क्या होता है या ट्राई किया है कभी? नो सर, फजिंग नहीं सुना। अच्छा उसका क्या है, फजिंग में नहीं पता। फजिंग का नहीं होता, ओके। फजिंग में सिंपली आप क्या कर रहे हो, जैसे कोई एप्लीकेशन है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, उसको आप रैंडमली बहुत सारा इनपुट देने की कोशिश करोगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आप सेंड करोगे एंड देखोगे कि क्या वो एप्लीकेशन हैंडल कर पा रही है या नहीं। अगर एट सम पॉइंट एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है आपके रैंडम किसी इनपुट से, तो देन आप फिर उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कोशिश कर सकते हो उस एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करने की, और ट्राई कर सकते हो कि हाँ हो सकता है इससे आपको आप सिस्टम को हैक कर सको उस एप्लीकेशन की मदद से। तो इसमें आप क्या बहुत सारा रैंडम इनपुट सेंड करके देखते रहोगे एप्लीकेशन को कि वे क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एंड डिनायल ऑफ सर्विस तो वही है कि आप किसी भी सर्वर को किसी सिस्टम को क्रैश कर रहे हो ताकि कोई लेजिटिमेट यूजर उस सर्विस को यूज ना कर सके या उस सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। तो वो चीज़ तो हो गई डिनायल ऑफ सर्विस। अब डिनायल ऑफ सर्विस जो है डायरेक्टली आपको एक्सेस नहीं देता है, मतलब अगर मैंने सर्वर क्रैश कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सर्वर हैक कर लिया और मैं सर्वर में घुस गया। तो डिनायल ऑफ सर्विस मेनली सिर्फ एक डिसरप्टिव अटैक होता है। फिर है मैन इन द मिडिल। अब मैन इन द मिडिल अटैक में क्या होता है कि जैसे कोई ऑनगोइंग कम्युनिकेशन है उसके बीच में आपने अपने आप को इंसर्ट कर लिया। तो मैन इन द मिडिल अटैक में आप किसी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके जो भी डेटा है वो देख रहे हो कि क्या डेटा सेंड हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड हो सकता है आप उसको मॉडिफाई करके अपना कुछ उस डेटा को मॉडिफाई करो, तो जो भी कम्युनिकेशन है जो इंटेंडेड कम्युनिकेशन है उसके बजाय जो आपने मॉडिफाई करके भेजा है वो मैसेज जाएगा। लेकिन
इस तरह का अटैक करना मैन इन द मिडिल ये काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अपने आप को उस कम्युनिकेशन के बीच में डालना, उसके लिए जो एंट्री पॉइंट है वो ढूंढना एक डिफिकल्ट काम है। इसलिए मैन इन द मिडिल अटैक ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव रहता है, बट इट्स डेफिनेटली नॉट समथिंग जो बहुत आसानी से आप कर लो। तो नेक्स्ट थिंग इज कि क्या हम इसमें टूल्स यूज़ करते हैं। तो अगेन जैसा कि मैंने मेंशन किया था, मेटास्प्लॉइट जो है वो टूल ऐसा है कि बहुत उसकी अच्छी फंक्शनैलिटी है, काफ़ी तरह की फंक्शनैलिटी है, मतलब बहुत वर्सटाइल टूल है। तो एक्सप्लॉइट करने में या हैक करने में भी काफ़ी काम आता है। फिर है ओल्ड स्कूल तरीका, मैनुअल कंपाइल एंड फायर। एक्सप्लॉइट ढूंढो या एक्सप्लॉइट क्रिएट करो अगर आप उतना कॉन्फिडेंट हो कि आप हाँ प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह अच्छी खासी ग्रास्प है उस पर, तो एक्सप्लॉइट मैन्युअली क्रिएट करके या इवन नेट पे अगर मिलता है वो डाउनलोड करके उसको कंपाइल किया, जो भी चेंजेस करने हैं वो सब करके मतलब उसको फिर कंपाइल किया एंड फिर रन कर दिया उसको। सर उतना प्रोग्रामिंग नहीं आता है। नहीं तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि आप करो, इन केस आप कंफर्टेबल हो प्रोग्रामिंग से तो आप खुद क्रिएट करो, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आप वो चीज़ करो। कंपाइल एंड फायर में ये भी होता है कि आपने इंटरनेट पे से कोई एक्सप्लॉइट ढूंढा, डाउनलोड किया एंड उसको कंपाइल करके सिंपली चला दिया अपने टारगेट को हैक करने के लिए। तो सर वो उतना कर सकते हैं। हाँ, तो ज़्यादातर केसेस में वही होता है। एक्सप्लॉइट राइटिंग तो है काफ़ी एक अलग ही, मतलब उस पर चाहो तो अलग ही कोर्स बन सकता है, वो अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक यस सर। है ना। तो वो चीज़ हम यहाँ नहीं कर रहे। एक्सप्लॉइट राइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। फिर नेक्स्ट थिंग इज सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। काफ़ी आउटडेटेड टूल है बट सोशल इंजीनियरिंग में अभी भी काफ़ी जगह यूज़ होता है इसका। बट देर आर बेटर टूल्स एज वेल जो ये फंक्शनैलिटी देता है, वो चीज़ें करने के लिए बेटर टूल्स हैं हमारे पास। फिर कोबाल्ट स्ट्राइक भी है जो एक काफ़ी पॉपुलर टूल है, एक्सप्लॉइटेशन में यूज़ होता है इसका। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, ओके डिनाइल ऑफ सर्विस कोई टूल नहीं है। गूगल एक्सप्लॉइटेशन में तो गूगल का आपको ये यूज़ रहेगा कि आप एक्सप्लॉइट सर्च कर रहे हो डाउनलोड करने के लिए बेस्ड ऑन वट एवर वल्नरेबिलिटीज आपने ढूंढी है। तो हाँ, वहाँ डेफिनेटली कह सकते हो कि गूगल का काम है अच्छा खासा, अदरवाइज तो नॉट सो मच। ठीक है, वेरियस अदर टूल्स इन काली, तो डिपेंडिंग ऑन जो भी सिचुएशन है, जो वल्नरेबिलिटी है या जो भी सर्विस है जिसको हम हैक करने की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसमें वेरी करता है कि मैं क्या वहाँ पे टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो ठीक है, वो तो खैर सिचुएशन टू सिचुएशन है, वो तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ कौन सा हर एक टूल हर जगह काम आएगा। नाउ आफ्टर योर एक्सप्लॉइटेशन, एक बार आपने एक्सेस कर लिया सिस्टम, वंस यू आर इन, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप जो भी करोगे दैट कम्स अंडर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आफ्टर यू हैव एक्सप्लॉइटेड, नाउ व्हाट? तो यहाँ भी कई तरह की चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे कि एक्सेस तो कर लिया बट उसके बाद आप मेंटेन करना चाहते हो उस एक्सेस को, तो कहीं बैकडोर डाल दिया आपने वहाँ पे, या अगर किसी आप नेटवर्क पे हो, किसी नेटवर्क को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने मान लो एक डिवाइस हैक की, तो अगर और डिवाइसेस हैं सेम नेटवर्क पे, उनका भी कुछ सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी एकदम रिलेटेड हैं सारी एक दूसरे से, तो ये डिवाइस हैक करने से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको यूज करके आप बाकी डिवाइसेस भी हैक करने की कोशिश कर सकते हो। यस सर। तो हाँ, ये भी एक चीज़ है जो की जा सकती है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मेंशन्ड है, कवर योर फुटप्रिंट्स और ट्रैक्स, तो बेसिकली सबूत मिटाना कि हमने हैक की कोई चीज़। तो यहाँ
क्या करोगे कि लॉग फाइल्स डिलीट करोगे, लॉग फाइल्स मिटा दोगे सिस्टम से, ताकि सामने वाले को नहीं पता चले कि आपने हैक किया था सिस्टम। कैप्चर एविडेंस फॉर प्रूफ ऑफ एक्सेस। अच्छा, एक चीज हमें इस पूरे प्रोसेस में ध्यान रखनी है कि हम पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, तो थोड़ा उस हिसाब से भी सोचना है। तो एट एवरी स्टेप आप प्रॉपर कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह रखो अपने पास, तो ये एविडेंस रहेगा कि किस तरह से आपने हैक किया, क्या आपने प्रोसीजर यूज किया, इसका एज एविडेंस आप यूज कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह कैप्चर करो, अपने पास रखो। रिपोर्टिंग जब करोगे या क्लाइंट को जब प्रेजेंट करोगे ये चीज़ें, तो वहाँ पे काम आएगा। डॉक्यूमेंट योर प्रोसेस। तो जब आप रिपोर्ट क्रिएट करोगे उसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट होगा ही, तो यहाँ करना नेसेसरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है इन्होंने नहीं मेंशन की है इस फेज में, जो कि काफ़ी ज़रूरी हो जाती है एंड कॉमनली हर सिचुएशन में करनी ही पड़ेगी आफ्टर यू हैक इनटू अ सिस्टम। बता सकते हो क्या चीज़ है वो? क्या कंसेप्ट है जो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन फेज में आता है? इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। सर या तो अपना सर प्रिविलेज हाई करना एंटर हाँ, करने के बाद। प्रिविलेज एस्केलेशन, बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर मैंने एज अ यूज़र अकाउंट सिस्टम को एक्सेस किया है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे काफ़ी एक्शंस हैं उस सिस्टम पे जो मैं नहीं ले पाऊंगा, या ऐसे काफ़ी फोल्डर्स होंगे, ऐसी काफ़ी डायरेक्टरीज होंगी, ऐसी काफ़ी फाइल्स होंगी जो मैं एक्सेस कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ अगर विंडोज़ की बात कर रहे हैं, या फिर मैं रूट यूज़र नहीं हूँ अगर लिनक्स की बात करें। यस सर। हाँ, तो इवन इस थ्रू आउट दिस कोर्स भी आप ये देखोगे कि प्रिविलेज एस्केलेशन जो है वो हमारे काफ़ी प्रायोरिटी रहेगी as soon as we hack into a system, बिकॉज एज ए नॉर्मल यूज़र तो बहुत ही लिमिटेड हो जाती हैं आपके पास चीज़ें, लेकिन एज अ रूट और एन एडमिन यू हैव कंप्लीट प्रिविलेजेस। आपके पास पूरी फ्रीडम होती है कि सिस्टम पे आपको क्या करना है। कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हो, कोई भी डायरेक्टरी एक्सेस कर सकते हो, कोई भी कमांड जो भी अवेलेबल है वो रन कर सकते हो। तो प्रिविलेज एस्केलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वंस यू गेन एक्सेस टू सिस्टम, प्रिविलेज एस्केलेशन विल बी योर प्रायोरिटी। बिकॉज जैसे हमने बात की कि इवन कवरिंग ट्रैक्स की बात कर रहे हैं कि लॉग फाइल्स मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो वो बिना एडमिन बने, बिना रूट बने तो वो चीज़ कर ही नहीं सकते। यस सर। इसलिए ना, तो प्रिविलेज एस्केलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो व्हाई यहाँ मेंशन नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो चीज़ हम करेंगे भी, प्रिविलेज एस्केलेशन पे हम काम करेंगे डेफिनेटली। और प्रिविलेज एस्केलेशन भी कोई उसका फिक्स्ड तरीका नहीं होता, मतलब देयर इज नो फिक्स्ड वे कि हाँ ऐसा ऐसा करोगे तभी प्रिविलेज एस्केलेशन होगा, ये एक्शन लोगे तभी हो पाएगा। बहुत तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर डिपेंड करता है कि प्रिविलेज एस्केलेशन से आप कैसे आगे बढ़ोगे। और प्रिविलेज एस्केलेशन दो टाइप की होती है, कौन सी होती है बता सकते हो? सर ये नहीं पता सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन और एक होती है वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। हॉरिजॉन्टल की अगर ये मैं, हाँ क्या चीज़? नहीं सर, नहीं सर, आपको नहीं कह रहे। अच्छा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब कि मैं ऑलरेडी जिसमें मान लो एज ए यूज़र लॉग्ड इन हूँ, लेकिन मुझे किसी दूसरे यूज़र की फाइल्स एक्सेस करनी है जो मैं अभी नहीं कर सकता, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को उस दूसरे यूज़र का अकाउंट डिटेल्स मिले, या आई एम समहाउ एबल टू एस्केलेट माई प्रिविलेजेस टू दैट ऑफ द अदर यूज़र। तो यहाँ क्या हो गया, आप दोनों यूजर्स का लेवल ऑफ प्रिविलेज सेम है, दोनों एडमिन या रूट नहीं है, नॉर्मल यूजर्स हैं, लेवल ऑफ प्रिविलेज सेम है, लेकिन अब ये था कि हाँ दूसरे यूजर को कुछ ऐसे फाइल्स का एक्सेस था जो कि आपको नहीं है, इसलिए आपने
अपनी प्रिविलेजेस एस्केलेट की उस यूजर की प्रिविलेजेस पे। तो ये सिचुएशन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि हम सेम लेवल ऑफ प्रिविलेज पे हैं, भले ही दूसरा अकाउंट है बट लेवल ऑफ प्रिविलेज सेम है। यूजर अकाउंट है, रूट अकाउंट नहीं है दोनों। और वर्टिकल जब मैं बात कर रहा हूँ प्रिविलेज एस्केलेशन की, तो वहां क्या हो रहा है कि मैं अगर अपनी परमिशन, अपनी प्रिविलेजेस यूजर अकाउंट से रूट अकाउंट पे जा रहा हूँ, दैट इज वर्टिकल, बिकॉज मैं हायर प्रिविलेजेस पे जा रहा हूँ, हायर प्रिविलेज लेवल पे जा रहा हूँ। बट अगर यूजर अकाउंट से यूजर अकाउंट की मैं बात करूंगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल, सेम लेवल ऑफ प्रिविलेज है, मैं सिंपली दूसरे यूजर अकाउंट पे चला गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मतलब समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? नो सर, ये क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ? अच्छा, सेकंड वाला। सेकंड वाला मतलब वर्टिकल। यस, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ठीक है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ठीक है कि एक यूजर से दूसरे यूजर पे चले गए, ठीक है। एंड उसको हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं कि इसको समझो एज यस ए सर। यूजर है वो लोअर लेवल पे, एडमिन है वो हाई लेवल पे, हायर लेवल पे। हॉरिजॉन्टल मतलब मैं सेम लेवल पे ही जा रहा हूँ, एक यूजर से दूसरा यूजर। वर्टिकल मतलब मैं हायर लेवल पे जा रहा हूँ, यूजर अकाउंट से रूट अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। इस तरह से आप उसको कोरिलेट करने की कोशिश करो कि वर्टिकल में आप लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल में आप सेम ही लेवल पे रह रहे हो, भले अकाउंट दूसरा है बट लेवल सेम है दोनों अकाउंट्स का। अगर मैं जैसे नॉर्मल एज ए यूजर लॉग्ड इन हूँ, तो मेरी प्रिविलेजेस उतनी नहीं है जितनी रूट अकाउंट की होंगी या एडमिन अकाउंट की होंगी। तो वो हायर लेवल पे है बिकॉज इट हैज हायर प्रिविलेजेस, ज़्यादा परमिशन है उसके पास। तो मैं लो लेवल से हाई लेवल पे जा रहा हूँ, इसलिए उसको वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं। अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके। तो कभी कभी आपके पास क्या होगा कि वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन का तरीका नहीं होगा कोई, कि आपको समझ नहीं आएगा अच्छा वर्टिकल यहाँ कैसे की जाए, यूजर से रूट पे कैसे पहुंचे उसका तरीका नहीं मिलेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन वहाँ अवेलेबल होगी, तो आप क्या वो चीज़ कर लोगे। एंड हो सकता है उस दूसरा जो अकाउंट है जिस पे आप पहुंचे हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन करके, हो सकता है वहां से आपको तरीका मिल जाए वर्टिकल करने का। फिर हो सकता है वहां से रूट अकाउंट तक पहुंचने का कोई हमें तरीका मिल जाए। तो अगर प्रिविलेज एस्केलेशन अवेलेबल है तो वो हम जरूर ट्राई करेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। ओके। ठीक है, तो ये सब कर लिया हमने। ठीक है, पूरा हमने प्रोसेस किया, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी हो गया, मेरे को जो फाइल्स चाहिए थी मैंने वहाँ से निकाल ली, जो डेटा चाहिए था हो गया, जो भी मेरा पर्पस था सिस्टम को हैक करने का वो हो गया पूरा। मैं सब चेक कर लिया कि हाँ ठीक है, क्या है कैसे है। एंड अब क्या है, एट द एंड जैसे कि मैंने बोला था, क्लाइंट को जो आप डिलीवरेबल दोगे वो तो क्या होगा, एक रिपोर्ट होगी। यस तो सर। है ना, पूरा प्रोसेस तो वो आपके साथ बैठ के देखेगा नहीं कि अच्छा अभी आपने स्कैन किया अभी हैक किया, वो तो देखेगा नहीं, उसको सिर्फ रिपोर्ट से मतलब है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप रिपोर्ट बना रहे हो तो अच्छी खासी एक थरो रिपोर्ट हो, ताकि सामने वाले को जो भी पढ़ रहा है, जो भी सिक्योरिटी टीम उसको पढ़ेगी या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेगा उसको क्लियर हो जाए कि ठीक है ये इशू है एंड इस तरह से सिस्टम हैक हुआ था। तो रिपोर्टिंग, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स रिपोर्ट्स भी हम देखेंगे कि कैसा होता है रिपोर्ट। अब इसमें किस तरह की चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो रिपोर्ट्स में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्सपोर्टिंग फ्रॉम आर्मिटेज एंड मैप नेसेस ओपन मैप्स, तो
ये सारे जो टूल्स हैं इनकी इनबिल्ट भी रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, इनकी ऑटोमेटिकली जनरेटेड रिपोर्ट्स होती हैं बेस्ड ऑन जो भी आपने स्कैन्स रन किए, जो भी किया इनसे। तो उसको ये ध्यान रखो, डायरेक्टली एज योर फाइनल रिपोर्ट उसको मत सबमिट करो, बट एज पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट आप उसको यूज कर सकते हो। कि मान लो एनमैप ने स्कैन रिजल्ट दिए या मेटास्प्लॉइट या उससे मुझे कुछ रिजल्ट मिला या नेसस ने मुझे वल्नरेबिलिटी स्कैन के रिजल्ट्स दिए, उसको अब ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन कई जगह होता है कि कुछ लोग उसको एज अ फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं डायरेक्टली जो टूल से रिपोर्ट आई। वो चीज़ मत करो, एज पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट अगर डालना है तो डालो, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है उसमें, बट उसको एज योर फाइनल रिपोर्ट मत सबमिट करो टूल से जनरेट होकर जो भी आई है। ओके। बट डेफिनेटली अगर आप उसको एज पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट इंक्लूड कर रहे हो तो उससे भी मतलब फ़ायदा ही है, बिकॉज इट विल मेक योर पॉइंट क्लियर कि क्या वल्नरेबिलिटीज थी, क्या था। फिर इंक्लूड प्रूफ ऑफ एक्सेस। तो जो बात हुई थी कि हाँ आपको एविडेंस कैप्चर करनी है जब आप हैक कर रहे हो, आपको ये शो करना है कि हाँ इस तरह से मैंने हैक किया था, ये चीज़ें मैंने की थी। उसके लिए प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करो, एविडेंस आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सको। फिर इंक्लूड लिस्ट ऑफ फिक्सेस। तो क्या सिचुएशन है, क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या इशू है, सिक्योरिटी इशू है, और उसको कैसे फिक्स करना है वो भी आपको इंक्लूड करना है वहाँ पे कि हाँ ये वल्नरेबिलिटी है तो अच्छा इसके सॉल्व मतलब इस सिचुएशन को ठीक कैसे करें, कैसे इसको सही किया जाए, तो वो चीज़ भी लिखनी है। प्रोवाइड टेक्निक्स टू अवॉइड फर्दर एक्सेस। तो वही चीज़ हो गई कि एक बार आपने फिक्स कर दिया वो इशू तो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता फिर अटैकर। प्रोवाइड प्रूफ दैट यू नो लॉन्गर हैव एक्टिव एक्सेस टू द सिस्टम। एंड ये रिपोर्टिंग में नहीं होगा, ये तो आप मतलब वहाँ जाके उसको प्रूव करोगे। एंड कंपाइल इनटू रिपोर्ट। ठीक है, तो जो भी हमने देखा, जो भी हमें मिला सिस्टम पे, वो सारा अब हमें जैसे रिपोर्ट में लिखना है। इसके बाद जो है फाइनली ये सारा काम हो गया, उसके बाद आप रिपोर्ट प्रेजेंट करोगे क्लाइंट को। ठीक है, तो पूरा जो भी है यू एक्सप्लेन कि हाँ ये सिचुएशन है, ये एनालिसिस है हमारा इस टेस्ट के बाद। एंड फिर आप हो सकता है एडिशनल कुछ सर्विसेज भी ऑफर करो कि हाँ पैचिंग में हम आपकी मदद करेंगे या एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे, पॉलिसी अगर मैनेज करनी है तो वो चीज़ करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये सारी सर्विसेज एक्स्ट्रा आप उसके लिए चार्ज करोगे बिकॉज दे आर नॉट एग्जैक्टली पार्ट ऑफ योर टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा। तो एक्सटर्नल अगर आपको कुछ अलग से सर्विसेज देनी है वो आप प्रोवाइड करोगे। फाइनल असेसमेंट ऑफ द नेटवर्क। ये सब करने के बाद जो है आप फिर से एक असेसमेंट लोगे नेटवर्क की कि क्या सिचुएशन है अभी, क्या नहीं है। एंड शेड्यूल रेगुलर ऑडिट विद योर क्लाइंट। तो आप उसको कह सकते हो कि हर 2 महीने में या हर 3 महीने में या 6 महीने में या साल में आप रेगुलरली पेनिट्रेशन टेस्ट करवाओ, ताकि अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो भी है उससे क्या फ़र्क पड़ा है सिक्योरिटी पे या क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसका भी आइडिया हो जाएगा। एंड कई बार तो क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर कंप्लायंस चाहिए तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि आप रेगुलर पीरियड्स पे इस तरह के ऑडिट्स, इस तरह के पेनिट्रेशन टेस्ट कंडक्ट करवाओ। तो इन दैट केस भी फिर हो सकता है कि आप उनको फॉर फ्यूचर टेस्ट भी कंटैक्ट करो। फिर एनक्रिप्ट योर रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स। अच्छा, ये जो फाइनल पॉइंट है यहाँ पे, एनक्रिप्ट योर रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स। अब एनक्रिप्ट मतलब ये नहीं कि हाँ उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करो, हालांकि स्टोर करो तो बेटर है, बट इसका मेन जो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, उसका मीनिंग ये है कि रिपोर्ट को इस तरह से रखो कि वो एकदम कॉन्फिडेंशियल है। और ऐसा क्यों है, समझ पा रहे हो कि ऐसा ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? यस सर। क्यों?
सर अगर वो रिपोर्ट किसी भी ऐसे इंसान के पास चली गई जो उसका फायदा उठा सकता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी उस कंपनी के लिए। बिल्कुल। रिपोर्ट में अब रिपोर्ट में क्या है कि हमने सारी डिटेल्स इंक्लूड की हुई कि हाँ ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये वल्नरेबिलिटीज हैं, सिस्टम को इस तरह से हैक किया जा सकता है ना। तो ये सारा डेटा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और बहुत डेंजरस है। अगर किसी अटैकर के हाथ में लग जाता है वो तो सिंपली क्या वो स्टेप्स फॉलो करके हैक कर लेगा। यस सर। तो रिपोर्ट सिर्फ आपके पास और क्लाइंट्स के पास रहनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। मतलब किसी के भी पास उस रिपोर्ट का एक्सेस नहीं होना चाहिए सिवाय आपके और क्लाइंट के। रीजन आपने अभी जो बताया वही है कि बहुत ही उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, किसी और के हाथ लगनी नहीं चाहिए ये चीज। ठीक है, तो ये होता है जो प्रोसेस है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये थ्योरेटिकल जो पोर्शन था हमारे इस कोर्स का, इसके बाद से जो नेक्स्ट जो भी हम करेंगे वो सारी प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, अब जो फर्स्ट हम मशीन यूज करेंगे प्रैक्टिस के लिए उसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल। ठीक है, उसको हम हैक करके देखेंगे। एंड इसको भी एज अ वीएम आपको सेटअप करना होगा अपने सिस्टम में। मैं इसका एक सेकंड लिंक दे देता हूँ। तो मेटास्प्लॉइटेबल 2, ठीक है, ज़्यादा बड़ा डाउनलोड नहीं है, लाइक 800 MB के आसपास है। ये तो ये आप डाउनलोड करो, मैंने लिंक दे दिया चैट विंडो में, आप देखो वहाँ पे आया। यस सर आगे। तो आ गया ना, बस। तो इसमें इसको डाउनलोड कर लेना इस लिंक से एंड अपने सिस्टम में इसको कर लेना सेटअप। यस सर। प्रेफरेबली अगर नेक्स्ट क्लास से पहले कर पाओ तो ठीक है, मतलब अच्छा रहेगा। बिकॉज हालांकि प्रैक्टिस कैसे करनी है कब करनी है वो तुम्हारे ऊपर है, बट अगर साथ साथ में क्लास में जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ तुम भी साथ साथ में वो प्रैक्टिस कर रहे हो क्लास में, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग प्रैक्टिस के हिसाब से भी। एंड अगर कोई इशू आता है तो वो भी तुम्हें अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या इश्यूज आ रहे हैं प्रैक्टिस में या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके सर। ओके, तो यस ये सर। चीज़ डेफिनेटली ये डाउनलोड करके रखना। अच्छा, अभी इस पूरे सेशन में जो भी कंसेप्ट्स डिस्कस हुए, जो भी मैंने बात की, उसमें से कोई भी डाउट्स या कोई क्वेश्चंस हैं? नो सर अभी तक तो कोई क्वेश्चन। अभी तक नहीं है, ओके।